दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर जरूर है, लेकिन उसकी आहट अभी से सुनाई देने लगी है। गलियों में चर्चा है, चौपालों में बहस है, सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप हैं और मंचों से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास, कानून व्यवस्था और बुनियादी ढांचों को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताकर जनता के सामने जा रही है। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, डिफेंस कॉरिडोर, निवेश सम्मेलन, इन सबको नए उत्तर प्रदेश की पहचान के रूप में पेश किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि अपराध पर लगाम लगी है, माफिया पर कार्रवाई हुई है और प्रदेश की छवि बदली है। डबल इंजन की सरकार का नारा फिर से गूंज रहा है। मंचों से कहा जा रहा है कि पहले जो प्रदेश बदनाम था, आज वही निवेश का केंद्र बन रहा है। लेकिन दोस्तों, राजनीति सिर्फ दावों से नहीं चलती, वो सवालों से भी चलती है और यही सवाल विपक्ष उठाने में जुटा हुआ है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन राजनीति से जुड़े दल और नए उभरते चेहरे सब अपनी अपनी राजनीति के साथ मैदान में उतर रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा की स्थिति, पेपर लीक, संविदा भर्ती और सबसे अहम सामाजिक न्याय, इन मुद्दों को जोरदार तरीके से सामने लाया जा रहा है। इसी बीच विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कथित भेदभाव, छात्रवृत्ति में देरी, आरक्षण के अनुपालन और यूजीसी के नए नियमों को लेकर बहस ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। छात्र संगठनों ने कई जगह प्रदर्शन किए, सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड हुए और ये मुद्दा सिर्फ कैंपस तक सीमित नहीं रहा, ये चुनावी मंच तक पहुंच गया। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस पूरे मुद्दे पर खुलकर सरकार की नीतियों की आलोचना की। उनका कहना है कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक छात्रों के साथ भेदभाव की घटनाएं समय समय पर सामने आ रही है, इसीलिए सख्त नियमों और निगरानी तंत्र की बेहद जरूरत है। वे कहते हैं, संविधान ने बराबरी का अधिकार दिया है, उसे जमीन पर लागू करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। चंद्रशेखर आजाद की सभाओं में भीड़ बढ़ती रही है, ये उनके समर्थक का दावा है। आगरा, सहारनपुर, मेरठ, बरेली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में उन्होंने रैलियां की हैं। मंच से वे सामाजिक बराबरी, संविधान की रक्षा और प्रतिनिधित्व की राजनीति को अपना मुख्य एजेंडा बताते हैं। उनके भाषणों में आक्रोश भी होता है, व्यंग भी और युवा ऊर्जा भी। समर्थक इसे उनकी बढ़ती राजनीतिक ताकत का संकेत बता रहे हैं। उनका कहना है कि युवाओं और वंचित तबकों के बीच एक नई उम्मीद बन रही है। वहीं विरोधी कहते हैं कि रैलियों की भीड़ और वोट की गणित अलग चीजें हैं। चुनाव में संगठन, बूथ प्रबंधन और व्यापक सामाजिक समीकरण ज्यादा मायने रखते हैं। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी के साथ संभावित राजनीतिक तालमेल की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। अगर बहुजन और मुस्लिम वोट बैंक के बीच किसी तरह की राजनीतिक समझ बनती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य सीटों पर समीकरण बदल सकते हैं, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अटकलों का बाजार गर्म है। दोस्तों, 2027 की लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं होगी, ये नैरेटिव की भी होगी। एक तरफ विकास बनाम अराजकता का फ्रेम होगा, तो दूसरी तरफ सामाजिक न्याय बनाम सत्ता का केंद्रीकरण का सवाल उठेगा। भाजपा अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनवाएगी। मुफ्त राशन, आवास योजना, शौचालय, उज्ज्वला, किसान सम्मान निधि। वहीं विपक्ष बेरोजगारी के आंकड़े, पेपर लीक की घटनाएं और युवाओं की नाराजगी को मुद्दा बनाएगा। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव सिर्फ मुद्दों पर नहीं, बल्कि जातीय और सामाजिक समीकरणों पर भी लड़ा जाता है। दलित, पिछड़ा, सवर्ण, मुस्लिम, युवा, महिला, हर वर्ग को साधने की कोशिश होगी। रैलियां बढ़ेंगी, यात्राएं निकलेंगी, सोशल मीडिया पर अभियान तेज होंगे। चंद्रशेखर आजाद लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि उनकी राजनीति संविधान और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों पर आधारित है। वे कहते हैं, हम डर की राजनीति नहीं, अधिकार की राजनीति करेंगे। उनकी भाषा में आक्रामकता है, लेकिन साथ ही एक स्पष्ट सामाजिक एजेंडा भी है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अंदाज अलग है। वे प्रशासनिक शक्ति, धार्मिक सांस्कृतिक पहचान और विकास परियोजनाओं के संयोजन के साथ जनता के बीच जाते हैं। उनके समर्थक कहते हैं कि मजबूत नेतृत्व ही उत्तर प्रदेश को स्थिरता दे सकता है। अब सवाल यह है कि क्या 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता विकास के दावों पर भरोसा दोहराएगी या फिर सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व का नया विमर्श राजनीतिक दिशा बदल देगा? क्या नए गठबंधन पुराने समीकरण तोड़ पाएंगे? क्या विश्वविद्यालयों में उठी बहस चुनावी मुद्दा बनेगी या सिर्फ कैंपस तक सीमित रह जाएगी?
दोस्तों, राजनीति में समय से पहले कुछ भी तय नहीं होता। भीड़ का शोर वोट में बदलता है या नहीं, ये चुनावी दिन ही तय करता है। लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश की सियासत अब गर्म हो चुकी है। मंच सज चुके हैं, नारों की गूंज तेज हो रही है और हर दल अपनी अपनी चाल चलने में लगा है। 2027 अभी दूर है, लेकिन उसकी पटकथा लिखी जानी शुरू हो चुकी है और इस पटकथा में विकास, सामाजिक न्याय, युवा आकांक्षाएं, विश्वविद्यालयों की बहस, संभावित गठबंधन और बड़े नेताओं की रणनीति सब एक साथ नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जनता किस पर भरोसा करती है, विकास के दावों पर या बदलाव के वादों पर। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर देश की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाने जा रही है। तो दोस्तों, आपकी नजर किस पर है, मुद्दों पर, चेहरों पर या गठबंधन की गणित पर? 2027 की जंग दिलचस्प होने वाली है और इसकी हर हलचल पर नजर रखना जरूरी है। जानकारों का मानना है कि अगर दलित और मुस्लिम वोट बैंक एक साथ किसी एक राजनीतिक छतरी के नीचे आ जाता है तो उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां सामाजिक संरचना बेहद जटिल और संवेदनशील मानी जाती है, वहां इस तरह का गठजोड़ निर्णायक असर डाल सकता है। मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बरेली और आसपास के क्षेत्रों में पहले भी छोटे छोटे सामाजिक बदलावों ने बड़े चुनावी नतीजे दिए हैं। ऐसे में अगर कोई राजनीतिक तालमेल बनता है तो वो सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि वास्तविक प्रभाव वाला कदम हो सकता है। लेकिन राजनीति सिर्फ गणित नहीं होती, उसमें केमिस्ट्री भी होती है। दलित मुस्लिम एकता का नारा नया नहीं है, पर उसे जमीन पर उतारना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। सामाजिक विश्वास, स्थानीय नेतृत्व, बूथ स्तर का संगठन और उम्मीदवार चयन, इन सब पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। इसी संदर्भ में चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के संभावित गठबंधन की चर्चाएं और तेज हो गई हैं। दोनों नेता खुद को वंचित तबकों की आवाज के रूप में पेश करते हैं। दोनों का भाषण शैली तेज, सीधी और आक्रामक मानी जाती है। दोनों संविधान और अधिकारों की भाषा बोलते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या भाषण की समानता वोट की समानता में बदल पाएगी? सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया भी कम दिलचस्प नहीं है। भाजपा साफ कह रही है कि उसकी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम कर रही है। पार्टी नेताओं के अनुसार प्रदेश में कानून व्यवस्था पहले से मजबूत हुई है, माफियाओं पर कार्रवाई हुई है, निवेश में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलाव आए हैं। एक्सप्रेसवे का जाल, नए मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट विस्तार, औद्योगिक कॉरिडोर, इन सबको उपलब्धियों की सूची में गिनवाया जा रहा है। भाजपा का आरोप है कि विपक्ष केवल राजनीतिक लाभ के लिए सामाजिक मुद्दों को उछाल रहा है। उनका कहना है कि चुनाव आते ही कुछ नेता समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, जबकि सरकार बिना भेदभाव योजनाएं लागू कर रही है। मुफ्त राशन से लेकर आवास योजना और छात्रवृत्ति तक इन योजनाओं को सर्वसमावेशी बताया जा रहा है। दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि योजनाओं की घोषणा और जमीनी सच्चाई में फर्क होता है। उनका आरोप है कि सामाजिक न्याय, उच्च शिक्षा और समान अवसर, आरक्षण के सही क्रियान्वयन और युवाओं के रोजगार जैसे मूल मुद्दों पर सरकार को और गंभीर कदम उठाने चाहिए। विश्वविद्यालयों में भेदभाव के आरोप, छात्र आंदोलन की आवाज और प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं, इन सबको विपक्ष बड़े सवाल के रूप में पेश कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2027 का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन या सत्ता वापसी का सवाल नहीं होगा, ये सामाजिक समीकरणों की नई परीक्षा होगी। क्या पारंपरिक वोट बैंक अपनी जगह पर टिके रहेंगे? क्या युवा मतदाता नए नेतृत्व की तलाश में हैं? क्या छोटे दल मिलकर बड़ा असर डाल पाएंगे? ये सभी सवाल आने वाले महीनों में और गूंजेंगे। अगर चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के बीच कोई औपचारिक गठबंधन होता है तो उसकी राजनीति क्या होगी? क्या वो सीमित सीटों पर समझौता होगा? क्या साझा रैलियां होंगी? क्या संयुक्त घोषणा पत्र आएगा? या फिर यह सिर्फ नैरेटिव का दबाव बनाने की राजनीति होगी? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा पूर्वांचल और बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में भी सामाजिक समीकरण अलग अलग है। वहां स्थानीय मुद्दे ज्यादा प्रभाव डालते हैं, जैसे सिंचाई, पलायन, स्वास्थ्य सुविधाएं और सड़क संपर्क। ऐसे में कोई भी गठबंधन तभी असरदार होगा जब एक क्षेत्रीय मुद्दों को भी अपने एजेंडे में शामिल करे। भाजपा की राजनीति भी बहुस्तरीय मानी जा रही है। संगठनात्मक मजबूती, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता, लाभार्थी वर्ग तक सीधी पहुंच और धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए संपर्क,
इन सब पर पार्टी काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि एक सख्त प्रशासक और स्पष्ट वक्ता की रही है और पार्टी इसे अपने पक्ष में मजबूत बिंदु मानती है। उधर विपक्ष नए नेतृत्व, नई भाषा और नए गठजोड़ के जरिए विकल्प पेश करने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ रही है। युवा सम्मेलन, छात्र संवाद, पंचायत स्तर की बैठकों, सबकी संख्या बढ़ती जा रही है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि चुनाव जीतने के लिए सिर्फ नारों से काम नहीं चलता। विश्वसनीयता, संगठन और समय पर सही फैसले भी उतने ही जरूरी होते हैं। अगर संभावित दलित मुस्लिम गठजोड़ को ठोस रूप लेना है तो उसे केवल भावनात्मक अपील से आगे बढ़कर जमीनी संरचना तैयार करनी होगी। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, जनता क्या चाहती है? क्या मतदाता विकास की निरंतरता चाहता है या वो सामाजिक प्रतिनिधित्व और नई आवाजों को मौका देना चाहता है? क्या युवाओं की प्राथमिकता रोजगार है? क्या किसानों की चिंता न्यूनतम समर्थन मूल्य और लागत है? क्या छात्रों की मांग पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया है? दोस्तों, आने वाले समय में रैलियां बढ़ेंगी, बयान और तीखे होंगे, सोशल मीडिया पर बहस और तेज होगी, संभावित गठबंधनों की खबरें आएंगी, कुछ सच होंगी, कुछ सिर्फ अटकलें साबित होंगी। लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब और ज्यादा सक्रिय, और ज्यादा रोचक और ज्यादा बहसों से भरी होने वाली है। अब आपको क्या लगता है, क्या चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन होना चाहिए? क्या ये सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम होगा या फिर इससे वोटों का बिखराव होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। राजनीति की हर हलचल, हर रणनीति और हर समीकरण पर हम नजर बनाए रखे हैं। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।